हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अपना जो यूनिट 1 है जो कंप्लीट हुआ है, तो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हमने कंप्लीट कर ली है पूरी कवर, क्योंकि आज से हम लोग यूनिट 2 की तरफ जो है वो शुरुआत कर रहे हैं। तो आपके सामने एक बार फिर से मैं सिलेबस लेकर आता हूँ। सिलेबस की फाइल कहाँ पर है? अच्छा, सिलेबस की फाइल इसमें नहीं है ना। एक मिनट में पहले सिलेबस की फाइल निकाल लूँ। जय हिंद, गुड आफ्टरनून। देखिए, अपना यूनिट 1 जो है वो अपने एमपीपीएससी का पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसको मल्टीपल टाइम जो है वो रिवाइज करना है। आज से हम लोग यूनिट 2 शुरू करेंगे। तो यूनिट 1 के अंदर हमने जो है वो ऑलरेडी मेजर इवेंट्स और मेजर डायनेस्टी मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में कौन सी है कवर कर ली थी, याद आ रहा है। फिर हमने मध्य फ्रीडम मूवमेंट में मध्य प्रदेश का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये टॉपिक भी देख लिया था। मेजर आर्ट और स्कल्पचर मध्य प्रदेश के कौन से हैं, मूर्तियां वगैरह, आर्ट्स वगैरह। फिर मेजर ट्राइब्स और उनकी बोली मध्य प्रदेश की है, हमने देख ली थी। फिर उनके मेजर फेस्टिवल्स, उनके जो लोक कला है, लोक म्यूजिक है, राइट, लोक संगीत हो गए, लोक साहित्य हो गए, फोक लिटरेचर वगैरह, ये पूरी चीज हमने कवर कर ली थी। फिर इंपॉर्टेंट जो लिटरेटर हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि पोएट्स वगैरह मध्य प्रदेश के और उनकी लिटरेचर, वो हमने देख ली थी। फिर टूरिस्ट प्लेसेस भी हमने देखी थी मध्य प्रदेश की। फिर इंपॉर्टेंट ट्रैवल पर्सनालिटीज के बारे में भी मध्य प्रदेश के हमने डिस्कस कर लिया था। तो एमपी का जो है वो यूनिट 1 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम इंडियन हिस्ट्री पर फोकस करेंगे कि मेजर इवेंट्स क्या हैं, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग ये 4-5 चीजें जो है वो कवर करेंगे, जैसे कि मेजर फीचर्स, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, इवेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से है, सोशल इकोनॉमिक सिस्टम, एंशियंट और मेडिवल इंडिया का कैसा है, तो एंशियंट और मेडिवल इंडिया के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर सोशियो और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स 19 और 20वीं सेंचुरी में कौन से हैं, तो इसको हम लोग कवर करेंगे, जो आपके प्रीलिम्स के लिए भी काफी, यूपीएससी के लिए भी काफी काम का है। इंडिपेंडेंस स्ट्रगल और इंडियन नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम, यूपीएससी के लिए आपके लिए बहुत काम का ही है। और फिर इंटीग्रेशन और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो अब हम लोग यूनिट 2 को हम लोग कवर कर रहे हैं। अच्छा, इसमें से कोई ऐसी चीज है यूनिट 1 के अंदर जो आपकी छूट गई हो? सबकी सब हमने कवर कर ली, राइट। सभी के पीडीएफ आपके पास आ गए होंगे। इसमें से कोई ऐसी चीज तो नहीं लग रही आपको कि जो छूटी हो? चलो, अब हम लोग जो है वो शुरू करते हैं। चैप्टर 2, मतलब यूनिट 2 का चैप्टर 1 जो हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो देखो, प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो प्राग ऐतिहासिक काल जो है वो उस समय को कहा जाता है जिसके संबंध में पुरातात्विक साक्ष्य उपस्थित हैं। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है वो उस पीरियड को कहा जाता है जिसके बारे में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्रेजेंट है, किंतु इतिहास की लिखित जानकारी प्राप्त नहीं है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड हम उसे कहते हैं कि जिसपे हम लोग को आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस तो नजर आते हैं, खुदाई वगैरह की जाती है तो एविडेंस मिलते हैं, बट रिटन एविडेंस नहीं है। तो ये वाला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट, प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ इतिहास से पूर्व का युग होता है। क्या होता है? इतिहास से पूर्व का युग, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड का मतलब है एरा बिफोर द हिस्ट्री। और इसकी काल अवधि 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व मानी जाती है। पीरियड जो है वो 5 लाख बीसी से लेकर 2500 बीसी का पीरियड हम लोग को प्री हिस्टोरिक पीरियड देखने को मिलता है। बात समझ में आई सभी के?
अच्छा, इसे पाषाण युग की संज्ञा भी दी जाती है, इसको स्टोन एज भी जो है वो कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय मानव जाति पत्थरों का बहुतायत में उपयोग करती थी, यानी कि मानव जाति मैनकाइंड जो है वो अबंडेंस में स्टोन्स का उपयोग करते थे, इसलिए इसको स्टोन एज भी कहते हैं, प्री हिस्टोरिक एज को। प्राग ऐतिहासिक शब्द का जो है वो उपयोग डैनियल विल्सन ने अपनी पुस्तक दी आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक दी आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड में किया था। तो प्री हिस्टोरिक शब्द का पहली बार उपयोग जो है वो डैनियल विल्सन की किताब में हम लोग को देखने को मिला था। ठीक है, फिर पुरातात्विक वस्तुओं की आयु का अध्ययन करने के लिए रेडियो कार्बन 14 विधि का उपयोग किया जाता है। रेडियो कार्बन 14 मेथड का उपयोग किया जाता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की एज को जानने के लिए। बात समझ में आई? इतने सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हुए। प्रीलिम्स में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे कि बताओ आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं, पुरातात्विक वस्तु जो है, उनकी आयु को जानने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए किस टेक्नोलॉजी या किस मेथड का उपयोग किया जाता है? C14। और कौन सा पीरियड प्री हिस्टोरिक का पीरियड है? 5 लाख बीसी से लेकर 2500 बीसी का पीरियड। और भारत में प्राग ऐतिहासिक खोज का प्रारंभ सर्वप्रथम अंग्रेजी पुरातात्वविद रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा 1863 में किया गया था। तो प्री हिस्टोरिक डिस्कवरी जो इंडिया के अंदर हुई, तो पहली बार, अब ब्रिटिशर आए तो ब्रिटिशर ने ही खोज करना जो है वो शुरू करी, तो इंग्लिश आर्कियोलॉजिस्ट रॉबर्ट ब्रूसफुट ने जो है वो इसकी खोज करी थी। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना, कभी कभी एमपीपीएससी ये वाले फैक्ट भी पूछती है। उन्होंने पोलावरम तमिलनाडु में कुछ औजारों की खोज की और इस कारण उन्हें भारत में पुरातात्विक खोजों का जनक कहा जाता है। तो इंडिया में फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी इन इंडिया जो है वो कौन है? रॉबर्ट ब्रूसफुट। और कहां पर इन्होंने खोज करी थी? तमिलनाडु के पोलावरम में। और फिर भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना एलेक्सेंडर कनिंगम द्वारा 1861 में की गई थी। ये क्वेश्चन अक्सर आता है। तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडिया के अंदर किसने शुरू किया? एलेक्सेंडर कनिंगम ने। कब शुरू किया? 1861 में शुरू किया। और उस समय जो है वो कौन हमें देखने को मिलते थे? हेड लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन के अंडर हम लोग को, यानी कि उनके एरा में हम लोग को देखने को मिला था कि इसकी खोज जो है वो की गई थी। और भारत में पुरातत्व के पिता, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया जो है वो HD सोखलिया हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट? HD साखलिया। तो इनको माना जाता है भारत में पुरातत्व के जनक या पिता। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राइट? नहीं, इसमें फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया HD सोलख्य को जो है वो कंसिडर जो है वो किया जाता है। देख लेते हैं गूगल पे भी, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया आप जो मेंशन कर रहे हैं वो भी है। एलेक्सेंडर कनिंगम इसमें जो है वो लिखा हुआ है, बट एक मिनट रुक जाओ। अपन अभी के अभी फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया, आप जो मेंशन कर रहे हैं वो भी बिल्कुल जो है वो सही कर रहे हैं मेंशनड। इसमें सर एलेक्सेंडर कनिंगम भी हम लोग को जो है वो देख रहे हैं, कंसिडर लिखा है ना उसमें, कंसिडर, इनको भी माना जाता है, कंसिडर किया जाता है। वैसे तो और भी काफी सारे हम लोग को देखने को मिलते हैं। फादर ऑफ आर्कियोलॉजी विलियम फ्लिंडर्स पेट्री, राइट? काफी सारे हैं। तो 2-3 नाम जो है वो आप ध्यान में रखिए। एलेक्सेंडर कनिंगम तो कहा ही जाता है क्योंकि वो उसने जो है वो खोज करना जो है वो शुरू करी थी। इनका भी नाम आपको ध्यान में रखना है साइड बाय साइड, राइट? तो ये चीज है। चलिए आगे की चर्चा करते हैं हम लोग। अब प्राग ऐतिहासिक काल का विभाजन, प्री हिस्टोरिक डिवीजन जो है वो कैसे हुआ है, तो आपने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा है, अपन ने एनसीईआरटी में डिस्कस किया हुआ है सिविल सर्विसेज की जनरल स्टडीज मेंस की क्लास में। तो पैलियोलिथिक पीरियड 2.5 मिलियन बीसीई से लेकर 10,000 बीसीई का पीरियड है। 2.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व का पीरियड, पूरा पाषाण काल जिसको हम लोग कहते हैं, राइट? और इस समय मानव शिकारी खाद्य संग्रह के रूप में अपनी जीवन यापन करते थे। इस समय पर फूड कलेक्टर्स यानी कि हंटर्स गैदरर्स हुआ करते थे ना, बोलते थे हंटर्स एंड गैदरर्स। तो इस समय पूरा पाषाण काल पर हम लोग को देखने को मिलते थे। और पूरा पाषाण काल के 3 भागों, इस काल को भी, पैलियोलिथिक पीरियड को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है।
लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, राइट, जैसे कि निम्न पुरापाषाण काल, और इस समय निर्मित औजार। अब ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्वार्ट्जाइट और चर्ट के बनते थे, तो ये ध्यान में रखिएगा, टूल्स क्वार्ट्जाइट और चर्ट के बनते थे लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में, और इस समय मानव को आग के उपयोग का ज्ञान नहीं था। तो क्वेश्चन ये आएगा कि बताइए इन पीरियड में से कौन से पीरियड में मानव को आग के उपयोग का ज्ञान नहीं था। तो आपको ध्यान में रखना है लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, निम्न पुरापाषाण काल। इस समय औजार जो थे जैसे कि ब्लेड, चॉपर, चापिंग, हैंड एक्स, हस्त कुठार, गंडासा, खुरपी, शल्क का उपयोग शिकार के लिए किया जाता था। फिर दूसरा काल आता है मिडिल, एक तो लोअर हो गया, फिर दूसरा मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, मध्य पुरापाषाण काल। इसमें मानव के विभिन्न संस्कारों का उपयोग करना सीखा, यानी कि मानव ने संस्कारों का उपयोग करना जो है वो सीखा, जैसे कि अंतिम संस्कार। तो अंतिम संस्कार जो है, लास्ट राइट्स जो है, वो मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में हमें देखने को मिला कि लोगों को गड़ाना शुरू कर दिया, और इस काल में मानव ने आग का प्रयोग करना सीख लिया था। तो मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में ह्यूमंस ने सीख लिया था कि फायर का कैसे उपयोग करना है, और इस काल में मानव ने गुफा में निवास करना प्रारंभ किया। इस पीरियड में केव के अंदर जो है वो जाकर रहने लगे थे मानव। इस समय प्रमुख औजार जो थे वो स्क्रैपर, बोरर, राइट, फ्लेक्स, राइट, तो ये सब हमें देखने को मिलते थे। फिर एक अपर पैलियोलिथिक पीरियड, तो इस काल में होमोसेपियंस मानव का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। होमोसेपियन ह्यूमंस जो है वो धरती पर दिखना शुरू हुए, और इस समय तेज धार वाले उपकरण, ब्लेड, प्यूरिन, पशुओं की हड्डियों से निर्मित औजार हमें देखने को मिल रहा था। तो सर पहले अपर आया, फिर मिडिल, फिर लोअर? नहीं, सबसे पहले लोअर आया। पुराना लोअर है ना, सबसे पहले लोअर हम लोग को देखने को मिलता है। अब देखो आप खुदाई कर रहे हो, बात ध्यान से समझना। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने कि पहले जो है वो कौन सा है। आप जैसे आप आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर हो, आप खुदाई करोगे तो ऊपर वाले एरिया को अपर बोलोगे कि लोअर बोलोगे, ये बताइए। ऊपर वाले एरिया को अपर बोलोगे, और ऊपर वाले एरियाज कौन से वाले होंगे? बाद वाले होंगे। भाई एक धरती में कोई चीज गड़ा दी गई तो पहले के समय पर नीचे गड़ाई मिली, फिर अभी लेटेस्ट जो गड़ी मिलेगी वो सबसे ऊपर गड़ी मिलेगी, तो दैट्स व्हाई अपर, मिडिल, लोअर। बात समझ में आई? ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पैलियोलिथिक साइट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुरापाषाण कालीन स्थल। तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का, मिर्जापुर तो वो भी है वेब सीरीज, भीमबेटका मध्य प्रदेश का, हथनौरा मध्य प्रदेश का, और फिर एक हम लोग को देखने को मिलता है अतिरामपक्कन तमिलनाडु का, फिर सोहन घाटी, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये पंजाब पाकिस्तान का हमें देखने को मिलता है, फिर कश्मीरी घाटी का जम्मू कश्मीर। तो ये क्षेत्र जो है ये पुरापाषाण पैलियोलिथिक साइट वाले क्षेत्र हैं। और एनसीईआरटी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके मैप्स भी बने हुए हैं, हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी मेंस की जीएस की क्लास के अंदर। फिर बेलन घाटी हमें देखने को मिलती है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के अंदर, हड्डियों से निर्मित मातृ देवी की मूर्ति और निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण कालीन अवशेष यहां से प्राप्त होते हैं। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा, बेलन वैली मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर स्टैचू हम लोग को मदर गॉडेस के देखने को मिलते हैं, बोन्स के बने हुए, राइट। और साथ ही साथ लोअर और मिडिल अपर पैलियोलिथिक रिमेन्स भी यहाँ पर हम लोग को नजर आते हैं बेलन घाटी में। तो ये बेलन घाटी जो है वो कहाँ की हमें देखने को मिलती है? तो उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर। फिर नर्मदा घाटी का क्षेत्र जो है यहाँ पर हथनौरा होशंगाबाद के क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। अभी हमने पढ़ा हथनौरा मध्य प्रदेश के अंदर, यहाँ पर मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है। स्कल ऑफ ह्यूमन जो है वो मिला है हथनौरा होशंगाबाद से, नर्मदापुरम हो गया अब तो इसका नाम। और इसे नर्मदा मैन भी कहा जाता है इस खोपड़ी को। और यह भारत में प्राप्त है मानव का एकमात्र अवशेष। यह एक होमो इरेक्टस मानव वर्ग है। तो होमो इरेक्टस ह्यूमन हमें ये देखने को मिलता है। और पाटने महाराष्ट्र के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। और शतुरमुर्ग के अंडे, किसके अंडे? ऑस्ट्रिच के अंडे पर निर्मित चित्र है, एक चित्र बना हुआ है ऑस्ट्रिच के अंडे पर। और साथ ही साथ सीपियां जो होती है ना, सीपियां, उससे जो है वो निर्मित मनका हम लोग को देखने को मिलता है। कुछ चीजें सीपियों से बने हुए हैं। फिर नोट की बात करें तो भारत में पुरापाषाण युग के सर्वाधिक प्राचीन औजार, यानी कि आपको ये नोट करना है, महाराष्ट्र के बोरी यानी कि पुणे में स्थित नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो एक पुणे में भी एक क्षेत्र है बोरी, तो यहां पर भी हम लोग को जो है वो
पुणे महाराष्ट्र के अंदर पैलियोलिथिक के टूल्स है वो प्राप्त हुए हैं। समझ में आई पूरी बातें आपको? अब कुछ आपके सामने ये देखिए एक छोटा सा चार्ट है पूरा पाषाण काल का, मेगालिथिक पीरियड का। अब देखिए पूर्व पूरा पाषाण 2.5 से लेकर 1 लाख के पीरियड का हमें देखने को मिलता है। मध्य पूरा पाषाण 1 लाख से लेकर 36,000 बीसी का पीरियड है। फिर उत्तर पूरा पाषाण की अगर हम बात करें तो 36,000 से लेकर 0 बीसी वाला हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। तो शिकार करना और उसको एकत्रित करना मानव का मुख्य व्यवसाय था पहले। अब देखो ये बेसिकली रिवीजन है कि पहले के समय पे लोग शिकार करते थे और हंटर गैदरर्स हुआ करते थे। फिर नेक्स्ट पीरियड में जो है उन्होंने उसको कलेक्ट जो है वो मतलब उनका मेन ऑक्यूपेशन हंटिंग और कलेक्टिंग बन गया। फिर होमोसेपियंस का ओरिजिन हुआ, राइट। तो ये चीज है और हथियारों का इस्तेमाल प्रारंभ हुआ इस क्षेत्र में और किसी भी प्रकार का जीवाश्म प्राप्त हुआ, मतलब कोई प्राप्त नहीं हुआ, मतलब कि कोई भी फॉसिल जो है वो किसी प्रकार का प्राप्त नहीं हुआ। और फिर इसके अलावा औजार जो है वो बनने लगे, फ्लिंट पत्थर के औजार। और वस्त्र की जानकारी अभी तक नहीं थी लोगों में मिड वाले पीरियड में, राइट, मिडिल पैलियोलिथिक। फिर शिकार करना और मतलब लेटर पीरियड में, अपर पीरियड में जो है ये शिकार करना जो है वो उन्होंने शुरू कर दिया। और भीमबेटका को वाकणकर ने खोजा। तो ये वाकणकर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भीमबेटका के जनक। मैंने आपको पहले फैक्ट्स में पढ़ाया हुआ है वाकणकर। तो भीमबेटका को खोजने वाले, है ना, मध्य प्रदेश के नजदीक, भोपाल के नजदीक भीमबेटका केव्स हम लोग को देखने को मिलती है। पांडव से भी एसोसिएटेड है ना। चलो अब मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड से रिलेटेड भी कुछ अब और डिटेल में हम लोग फैक्ट्स की बात करते हैं। तो 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी के पीरियड का हम लोग को ये एरा देखने को मिलता है, मध्य पाषाण काल का, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड का। और भारत में मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज सी कार्लाइल द्वारा 1867 में की गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी खोज, क्योंकि क्या होता है यार, ये कभी कभी एमबीबीएस खोज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेती है। आज भी केव्स हैं, मैं गया हूं वहां पर, भीमबेटका बहुत बढ़िया प्लेस है, आज भी केव्स है वहां पर। उनके द्वारा विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोज किए इन्होंने। बेसिकली बहुत ही स्मॉल स्टोन टूल्स या माइक्रो स्टोन टूल्स है वो डिस्कवर किए थे विंध्य क्षेत्र से। अब जीवन शैली की बात करें, अब देखो हम पढ़ रहे हैं कौन सा, मध्य पूरा पाषाण, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड। तो इस समय मानव ने पशुपालन प्रारंभ कर दिया, डॉग्स वगैरह, कुत्ता जो था वो पहला पालतू जीव हम लोग को देखने को मिलता था। और इस समय मनुष्य शिकार के साथ साथ जंगली अनाजों का भी उपयोग जो है वो करते थे। फिर औजार की बात करें तो इस समय मनुष्य द्वारा उपयोग किए गए औजार में माइक्रोलिथ कहलाते हैं। अब देखो माइक्रोलिथ अगर क्वेश्चन आ जाए, माइक्रोलिथ जो है वो किसको कहते हैं, औजार को, कि मनुष्य जो है वो छोटे औजार का उपयोग करते थे, राइट। जैसे पशुओं की हड्डियों को भी औजार के तौर पर, टूल्स के तौर पर जो है वो यूज किया जाता था। इसमें स्क्रैपर, माइक्रोब्यूरिन, राइट, त्रिकोण, चंद्रिका, माइक्रोब्लेड, तो ये सब इसमें औजार जो है वो मौजूद थे। अब मध्य पाषाण कालीन का स्थल की अगर हम बात करें तो आदमगढ़ होगा यार, ये गलत लिखा हुआ है, होशंगाबाद में हम लोग को मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। पशुपालन के साक्ष्य है, एनिमल हस्बेंड्री के फैक्ट्स हम लोग को यहाँ पर नजर आते हैं। एक मिनट रुकना। ठीक है, सराय नाहर राय, उत्तर प्रदेश में सराय नाहर राय। तो सामूहिक समाधि, देखिए यहां पर सामूहिक समाधि होती थी, मास मेसुलियम हम लोग को देखने को मिलते थे, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और एक साथ 4 मानव कंकाल भी मिले हैं और हड्डी के उपकरण भी थे और युद्ध के साक्ष्य भी मिले कि वहां पर वॉर होता था। फिर हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर एक और क्षेत्र देखने को मिलते हैं, चौपानी मांडू, राइट। और यहां पर हैंडमेड पॉटरी, हस्त निर्मित मृत भांड, फिर जंगली चावल, वाइल्ड राइस और झोपड़ी के भी साक्ष्य मिले, यानी कि लोगों ने शुरू कर दिया था। भीमबेटका रायसेन जिले में आता है, मध्य प्रदेश के। मध्य पाषाण कालीन चित्र यहाँ पर, यानी कि देखिए चित्र भी मिले हैं। और अडल्ट जो बच्चे हैं उनका शवाधान भी हम लोग को जो है वो देखने को मिला है, राइट। सांड, भालू, देखो ये चीज आ जाती है कि किस किस मतलब जानवरों के जो है वो चित्र है, बारहसिंघा, हाथी, मैमथ एलिफेंट, बहुत बड़ा हाथी, राइट, इसके चित्र। फिर एक उत्तर प्रदेश में एक और क्षेत्र हमें देखने को मिलता है, लेखिया। और 17 छत विच्छत मानव कंकाल, रूफ डिफेस्ड ह्यूमन स्केलेटन देखने को मिले, 17।
फिर एक क्षेत्र है, देखो आप क्षेत्र से रिलेटेड चीजें ध्यान में रखो। राजस्थान के भीलवाड़ा के अंदर बागोर क्षेत्र है, झोपड़ी और उनके अंदर फर्श निर्माण के साक्ष्य है, यानी कि झोपड़ी के अंदर फर्श इन्होंने बनाया था, राइट, यानी कि अपनी जमीन को स्टेबल करने के लिए। और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर ये लोग भी एनिमल हस्बेंड्री करते थे, पशु का पालन करते थे, और मानव कंकाल भी इनके प्राप्त हुए हैं। फिर पचमढ़ी मध्य प्रदेश के अंदर आता है, यहाँ पर भी पचमढ़ी के अंदर हम लोग को 2 रॉक शेल्टर जो है वो देखने को मिले, 2 शैल आश्रय देखने को मिले हैं, राइट। कौन से हैं ये? जम्बू द्वीप और दुतुर्थी द्वीप, ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। और फिर महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, यहां पर भी समाधि प्राप्त हुई है, और स्त्री और पुरुष की युगल समाधियां और मृग के सिंग के छल्ले भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। एंटीलोप के छल्ले, मतलब सींग के छल्ले, सींग के जो छल्ले होते हैं ना गोल गोल, आपने देखा होगा कि जो एंटीलोप्स वगैरह जो होते हैं, हिरण जैसी प्रजाति जो हम लोग को देखने को मिलती है, उसकी गोल सींग टाइप की हम लोग को देखने को मिलती है, राउंडेड सींग होती है उसकी, राइट। तो ये फैक्ट थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बगाई खोर, ये उत्तर प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिलता है, पालतू पशुओं के साक्ष्य इसमें प्राप्त हुए और कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं। फिर राजस्थान का तिलवाड़ा क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है, चौक पर निर्मित मिट्टी के बर्तन हम लोग को देखने को मिले हैं, राइट, और सूक्ष्म औजार यानी कि बहुत ही माइक्रो टूल्स प्राप्त हुए हैं, और लोहे के टुकड़े भी मिले हैं यहाँ पर। फिर दमदमा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर ये हमें देखने को मिलता है, सिल पत्थर हम लोग को यहाँ पर देखने को मिला है, हड्डियों से निर्मित उपकरण है, मानव शवदान हम लोग को देखने को मिला है। तो हमने जो है वो पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में जो है पूरी डिटेल में जो है वो जानकारी ली कि कौन से लोअर, अपर और मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में हमने जो है वो चर्चा करी, राइट। तो ये फैक्ट थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। अभी नवपाषाण काल हम लोग कल करेंगे, आज के लिए जो है वो आपको ये पूरी चीज जो है वो याद करनी है, बिकॉज सिर्फ पढ़ना नहीं है आपको, चीजों को आज ही के आज जो है वो पढ़कर अपने अंदर डाइजेस्ट करके उसको याद कर लेना है, ठीक है। तो यहां से हम लोग जो है वो कल कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको इसकी पीडीएफ जो है वो शेयर कर रहा हूं। और बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि यूपीएससी के लिए जो कंटेंट होता है वो इंग्लिश में इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने मेरी यूपीएससी क्लासेस देखी होंगी तो मैं जनरली इंग्लिश के कंटेंट के थ्रू पढ़ाता हूँ, और स्टेट पीएससी हुआ, स्पेशली एमपीपीएससी हुआ, उसमें इंग्लिश कंटेंट जो है वो उतना मतलब रिलीवेंट नहीं रहता, अच्छा नहीं रहता, बट हम इंग्लिश के कंटेंट भी आपको जो है वो साथ ही साथ प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए मैं हिंदी में जो है वो यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, राइट। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, अगर लगे तो बना लो, डेफिनेटली मैं मना नहीं करूंगा। नोट्स कॉपी में आपके नोट्स जो रहेंगे वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। तो मेरे हिसाब से तो मेरी तो प्रायोरिटी, मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि नोट्स तो प्रायोरिटी पे बनाने ही चाहिए, बाकी ये पीडीएफ तो आपके रेफरेंस के लिए बस होती है, राइट। ठीक है, तो चलो फिर इसकी जो है वो आप नोट्स जो है वो तैयार करो, रेडी करो। अभी छुट्टी नहीं हुई आपकी, नोट्स जो है वो आप तैयार करेंगे, उसके बाद फिर आपकी छुट्टी होगी, ठीक है। चलिए फिर मैं साइन ऑफ। सर आप प्लीज ऐसा कीजिए कि ये पीडीएफ सेव हो जाए। यार वो एप्लीकेशन का वो है, मतलब इशू है, क्योंकि वो सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड कराता है, नहीं तो फिर वो हो जाती है ना, क्या बोलते हैं, पीडीएफ वगैरह सेव करके लोग बात जो है उसकी पायरेसी कर देते हैं, तो वो चीज़ है, वो एप्लीकेशन का यार। तो आप तो इसके नोट्स बनाओ ना यार बाबा, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बोल के रखा है कि आपको जो है वो नोट्स बनाने अपने हैं, आपके नोट्स ही जो होंगे वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। मैंने आपको हमेशा नोट्स पर स्ट्रेस जो है वो दिया है, पीडीएफ इज जस्ट फॉर योर, ये क्या बोलते हैं, ठीक है, बहुत सिक्योरिटी है। चलिए फिर मैं साइन ऑफ करता हूं, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में और अभी करंट अफेयर्स की शाम की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।